हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में भी हम रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे। 10th क्लास है और 10th क्लास में सब्जेक्ट सोशल स्टडी में हम ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो वी लिव ऑन लैंड, जैसा कि आप जानते ही हो कि हम लैंड पे रहते हैं। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड। हमारी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, वो हम लैंड के ऊपर करते हैं। पृथ्वी के ऊपर हमारी सारी आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। और इसका हम यानी लैंड का हम डिफरेंट वेज से हम यूज करते हैं, यानी लैंड का हम विभिन्न तरीके से उपयोग करते हैं। Thus, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो लैंड भी रिसोर्सेज है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। Thus, लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो इसका भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसा कि आप जानते ही हो कि सारी जो फोना एंड फ्लोरा के जो भी जीव जंतु वगैरह है वो लैंड के ऊपर ही निवास करते हैं और सारी क्रॉप्स वगैरह लैंड के ऊपर ही होती है। तो ये इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन को ये सपोर्ट करती है। लैंड जो है वो प्राकृतिक वनस्पति को सपोर्ट करती है। वाइल्ड लाइफ, जो भी वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु है, उनको भी सपोर्ट करती है। ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन है, वो भी इसी के ऊपर आश्रित है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है, वो भी लैंड के ऊपर ही होते हैं। ट्रांसपोर्ट जानते हो आप, यातायात के साधन, जितने भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स है वो लैंड के ऊपर ही जो है चलते हैं। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके जो इक्विपमेंट है वो भी लैंड के ऊपर ही एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इंडिया हैज लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। हमारे इंडिया में जो वेराइटी ऑफ फीचर्स है, यानी लैंड की जो फीचर्स है, लैंड के जो लक्षण है, उनमें हम नेमली माउंटेन्स, हमारे लैंड के ऊपर माउंटेन्स भी है, प्लेट्यू है, पठार, प्लेन्स, लैंड के ऊपर हमें प्लेन्स भी दिखाई देते हैं, मैदान, एंड आइलैंड्स, और विभिन्न प्रकार के जो द्वीप है वो भी लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। इंडिया में जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या लक्षद्वीप है, इस प्रकार के जो आइलैंड्स है वो हमारी लैंड के ऊपर विद्यमान है। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। टोटल जो एरिया है हमारी लैंड का, उसमें 43% लैंड का जो एरिया है वो प्लेन है, मैदानी भाग। यानी हमारा जो टोटल लैंड है, जो एरिया टोटल एरिया है लैंड का, उसमें 43% जो है वो प्लेन्स है, मैदान है। विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या प्रोवाइड करवाता है? फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है और इंडस्ट्री, उद्योग स्थापित किए जाते हैं। माउंटेन्स, अबाउट 430% ऑफ
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, उसमें से जो 30% है वो माउंटेन्स का है। यानी हमारे लैंड के ऊपर माउंटेन्स जो है वो 30% है। अबाउट 27% of the area of the country is the plateau region। और हमारी जो लैंड है, टोटल लैंड का जो एरिया है उसका 27% जो है वो प्लेट्यू रीजन्स का है, पठारी क्षेत्र। तो हमारी लैंड में जो टोटल एरिया है उसका 27% भाग जो है वो प्लेट्यू रीजन्स का है। It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest। ये जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू रीजन्स में मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। और इसी भाग में जो है विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्मीय ईंधन और वन पाए जाते हैं। लैंड रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं। लैंड रिसोर्सेज के अंदर लैंड यूटिलाइजेशन, भूमि का उपयोग, हम किस प्रकार से लैंड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो देखिए आप। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। यानी निम्नलिखित तरीके से हम लैंड रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में लैंड का यूज होता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो ऐसी भूमि जो कल्टीवेशन के अवेलेबल नहीं है, कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए जो भूमि उपयोग में नहीं लाई जा रही है वो इस प्रकार है। फर्स्ट है आपके बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन जो बंजर भूमि है और जो खराब भूमि है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं की जाती है वो इसके अंतर्गत आएगी, जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होती है। सेकंड है लैंड पुट टू एग्रीकल्चरल यूजेज। और एग्रीकल्चर के अलावा जो लैंड यूज की जाती है जैसे कि बिल्डिंग्स में, रोड्स, सड़क निर्माण में, और फॉरेस्ट, जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह जो है होते हैं वो नॉन कल्टीवेशन लैंड के अंतर्गत आती है। इसके अलावा परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। जो ग्रेजिंग लैंड है, चारागाह भूमि, वो भी नॉन कल्टीवेशन लैंड के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भूमि का जो भू उपयोग प्रारूप है वो किस प्रकार है, यानी भूमि का उपयोग हमारे इंडिया में किस प्रकार किया जाता है, क्या पैटर्न है, लैंड का क्या पैटर्न है। तो देखिए आप, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो हमारे यहाँ पर जो पैटर्न है, लैंड यूज का जो पैटर्न है वो डिटरमाइन होता है बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स, यानी फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा जो है लैंड का यूज किया जाता है। कैसे? सच एज टोपोग्राफी, स्थलाकृति, यानी लैंड का टोपोग्राफी क्या है, लैंड किस प्रकार है, लैंड प्लेन्स है, प्लेट्यू है या माउंटेन्स है, तो इसके टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति। इसके अलावा क्लाइमेट कैसा है उसके ऊपर भी जो है ये पैटर्न जो है हमारा लैंड यूज का पैटर्न वो निर्भर करता है। सॉइल टाइप्स, सॉइल का टाइप क्या है, मिट्टी किस प्रकार है, लेटराइट है या और दूसरी मिट्टी है, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स के अलावा जो ह्यूमन फैक्टर्स है वो भी जो है इसके ऊपर इफेक्ट डालता है। किसके ऊपर? लैंड यूज के ऊपर। लैंड यूज पैटर्न जो है हमारे इंडिया में, उसके ऊपर ह्यूमन फैक्टर्स का भी प्रभाव पड़ता है। सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी किसी भी क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है
जनसंख्या घनत्व कितना है, उसके ऊपर भी लैंड पैटर्न जो है, लैंड पैटर्न का जो है प्रभाव पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, प्रौद्योगिकी क्षमता, यानी टेक्नोलॉजी कैसी है, उस लैंड के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, उसका भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एंड कल्चर, ट्रेडिशंस, etc, और जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो भी इसके ऊपर इफेक्ट डालती है। लैंड का यूज किस प्रकार होता है, ट्रेडिशंस वगैरह, वो इसके ऊपर भी निर्भर करता है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 32.8 लाख किलोमीटर है। हमारे यहाँ पर जो लैंड है इंडिया में वो कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ पर लैंड है। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फेलो लैंड आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। यानी वर्तमान में जो फेलो लैंड है उस पर कृषि करने के ऊपर लागत ज़्यादा आती है। यानी ऐसी लैंड है हमारे यहाँ पर वर्तमान में, अगर हम उस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करें तो उस एग्रीकल्चर की लागत जो है बहुत ज़्यादा आती है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी हमारे यहाँ जो लैंड का जो पैटर्न है, लैंड यूज का जो पैटर्न है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जो नेट सोन का जो पैटर्न एरिया है वो वन स्टेट टू अनदर स्टेट डिफरेंट है। कैसे है वो देखिए आप, इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। जो टोटल एरिया है सोन एरिया, जो बुआई का जो क्षेत्र है उसका जो टोटल एरिया है वो पंजाब और हरियाणा में 80% है। यानी पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा बुआई होती है। एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और केवल जो सोन एरिया है उसका 10% केवल अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है उसका सोन एरिया है, यानी बुआई होती है। अब हम देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है भूमि का निम्नीकृत होना, भूमि का खराब होना। एंड कंजर्वेशन, और उसकी संरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, वी हैव शेयर्ड ओवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन। तो आप जानते हो कि लैंड का जो यूज किया है वो पास्ट जनरेशन ने भी किया है, एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। और लैंड का यूज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है वो उपयोगी है, या फ्यूचर जनरेशन भी इसका यूज करेगी। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, हमारी जो बेसिक नीड्स है उसका 95% जो है वो किस रूप में यूज होता है, फॉर फूड, भोजन के लिए, शेल्टर, आश्रय के लिए, एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। ये जो वस्तुएं हैं जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, ये लैंड से ऑब्टेन की जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन of land but have also aggravated the path of natural forces to cause damage to land। यानी लैंड का जो डैमेज हो रहा है उसमें आपके डिग्रेडेशन में ह्यूमन एक्टिविटीज का भी जो है रोल है।
ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, मानवीय जो क्रियाएं हैं उसके कारण लैंड डैमेज हो रही है। और इसके अलावा जो फोर्सेज है, नेचुरल फोर्सेज, उसका भी योगदान है लैंड डिग्रेडेशन में। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। अभी प्रेजेंट में हमारे भारत में जो डिग्रेडेड लैंड है वो 130 मिलियन हेक्टेयर्स है। 130 मिलियन हेक्टेयर्स अभी हमारे भारत में डिग्रेडेड लैंड है, निम्नीकृत भूमि है, खराब भूमि है। अप्रोक्सीमेटली 28% of it belongs to the category of forest degraded area, और इसमें से लगभग 28% जो भूमि है वो बिलोंग करती है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। वन का जो भाग है, डिग्रेडेड भाग वन का, वो 28% है। 56% ऑफ इट इज वाटर एरोडेड एरिया, जो जलाक्रांत भूमि है, जल से जो भूमि खराब होती है, वो उसका जो परसेंटेज है वो 56% है। यानी 56% जो है वाटर एरोडेड लैंड है। द रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सैलिन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स, और बाकी जो बची हुई लैंड है वो अफेक्टेड है सैलिन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स जो है, जैसे नमक वगैरह है ये, और एल्कलाइन जो डिपॉजिट्स है उसके कारण जो लैंड खराब हुई है वो बाकी बची हुई भूमि है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, कैरिंग to have contributed significantly land degradation. लैंड डिग्रेडेशन में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जिनका योगदान है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, वो है एक तो डिफॉरेस्टेशन, वनों का काटना, और ग्रेजिंग, अति पशुचारण, माइनिंग एंड कैरिंग, जो भी खनन क्रियाएं हैं, खनिज निकालना, ये जो है कंट्रीब्यूटेड करती है लैंड डिग्रेडेशन में। भूमि को निम्नीकृत करने में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो इस प्रकार है: डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड कैरिंग। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उससे भूमि निम्नीकृत होती है। तो लैंड डिग्रेडेशन की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए कुछ मेथड्स है, यानी लैंड डिग्रेडेशन को हम बचा सकते हैं और उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो किस प्रकार हम उस लैंड का कंजर्वेशन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में मैनी वेज है। मैनी वेज को हम यूज़ करके हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। फर्स्ट है फॉरेस्टेशन, वन रोपण, वृक्षों को लगाना। ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का जो है, जो चराई है, पशु जो लैंड के ऊपर जो चराई करते हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके हम लैंड डिग्रेडेशन को हम कम कर सकते हैं। कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, यानी इसको लैंड डिग्रेडेशन का जो एक्सटेंट हो रहा है उस एक्सटेंट को हम जो है कम कर सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड और प्लांट्स, वृक्षों की मेखला बनाना, यानी एक लाइन में वृक्षों को लगाना, वृक्षों की लाइन लगा के हम इस लैंड डिग्रेडेशन को हम रोक सकते हैं। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, अति पशुचारण जो हो रहा है उस पर कंट्रोल करके हम डिग्रेडेशन को हम रोक सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी बुशेस लगाकर हम इसको जो है रोक सकते हैं। आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन को जो है हम
चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे मेथड्स जो है हम अपना कर इस लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जो माइनिंग एक्टिविटीज है, जितनी भी खनन क्रियाएं हैं उन पर कंट्रोल करके हम इसको कम कर सकते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है यानी कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज करें, डिस्पोजल करें। और वेस्ट, जो भी वेस्ट पदार्थ हैं, जो इफ्लुएंट्स है, वेस्ट है, उनका हम प्रॉपर तरीके से अगर डिस्चार्ज करें, डिस्पोजल करें तो ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन, वाटर और जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज और डिस्पोजल के मेथड अपनाकर जो है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं हम। डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज, यानी जो सब अर्बन एरियाज है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, उसमें हम जो ये जो डिस्चार्ज है, डिस्पोजल है, इसकी जो प्रोसेस है वो अपनाकर हम इन एरियाज में यानी इंडस्ट्रियल एरियाज में, सब अर्बन एरियाज में हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, वाटर डिग्रेडेशन को हम रोक सकते हैं। सॉइल एज रिसोर्सेज, सॉइल को भी रिसोर्सेज माना गया है। किस प्रकार सॉइल एक रिसोर्सेज है? सॉइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, नवीकरणीय संसाधन। यानी सॉइल जो है, सॉइल फॉर्मेशन होता रहता है, नई मिट्टी बनती रहती है, इसलिए इसको रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहा गया है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स, जो सॉइल है वो मीडियम है किसका? प्लांट ग्रोथ का एंड सपोर्ट, यानी लैंड के अंदर, सॉइल के अंदर प्लांट्स ग्रोथ करते हैं एंड उसको सपोर्ट भी मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, अर्थ के अंदर विभिन्न प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी पाए जाते हैं। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, ये लिविंग सिस्टम है क्योंकि जीव जंतु वगैरह सभी इसके अंदर रहते हैं, प्लांट्स वगैरह ग्रोथ करते हैं, इसलिए इसको लिविंग सिस्टम कहा गया है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू a few centimeters in depth, यानी कुछ सेंटीमीटर्स सॉइल्स बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन and form of life and time are important factors in the formation of soil. soil के फॉर्मेशन में जो फैक्टर्स काम करते हैं वो आपके बेड रॉक है, पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक जनक चट्टाने, जो पुरानी चट्टाने होती है उनको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स में जो फैक्टर्स काम करते हैं उसमें पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, जलवायु का भी योगदान रहता है, वेजिटेशन, वनस्पति, फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम, टाइम का भी इसमें जो है योगदान रहता है। टाइम भी कंट्रीब्यूट, काफ़ी टाइम लगता है सॉइल को फॉर्मेशन होने में। आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के फॉर्मेशन में ये महत्वपूर्ण कारक है। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर, नेचर के भी विभिन्न फोर्सेज है, सच एज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता रहता है, कभी लो कभी हाई टेम्परेचर होता रहता है, तो वो भी सॉइल फॉर्मेशन में योगदान करता है। तो ये फोर्सेज ऑफ नेचर है। इसके अलावा एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, बहता हुआ जल, उसका जो एक्शन है वो भी सॉइल्स के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा विंड है,
एंड ग्लेशियर, और जो हवा चलती है और जो ग्लेशियर्स है वो भी सॉइल के फॉर्मेशन में अपना योगदान करते हैं। एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स, जो डीकम्पोजर्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो भी सॉइल फॉर्मेशन में योगदान करते हैं। डीकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इस प्रकार ये जो कारक है ये सॉइल के फॉर्मेशन में अपना योगदान करते हैं। इसके अलावा केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेज विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इसके अलावा जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेज है वो भी इसमें योगदान करते हैं। सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स on the basis of the factors responsible for soil formation। soil formation में जो है इनका भी जो है योगदान देता है। अब है कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज। द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। सॉइल को हम डिफरेंट टाइप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स है जैसे कलर के आधार पर हम सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी है उसके आधार पर उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। टेक्सचर, एज, कितनी पुरानी मिट्टी है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसके आधार पर इंडिया में हम सॉइल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स, जो हम विभिन्न प्रकार से मिट्टी को जो हम अलग अलग प्रकार में हम डिवाइडेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।